सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं जो इजराइल की जारी है गज़ा में। इस हवाले से हम आज शो का आगाज़ करेंगे और बताएंगे कि ये वारंट्स क्यों जारी है और अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आईसीसी के स्पोक्सपर्सन फ़ादी अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट इशू कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये वारंट उस सूरत में जारी किए जाते हैं जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो है जजेस डिसाइड कर लें कि जो भी मुल्क है जिसमें ये शख्स है इस वक्त जिसके ख़िलाफ़ वारंट जारी किए जा रहे हैं वो मुल्क इस नेशनल जस्टिस की कैपेसिटी नहीं रखता या कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो उसको जो है वो कोर्ट में लाकर उसका अंजाम निकालें जिस किस्म के क्राइम्स उस शख्स ने किए हैं। अब इस केस में बेंजामिन नेतन्याहू की बात हो रही है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिवियर वॉर क्राइम्स किए। इन्होंने स्टारवेशन को इस्तेमाल किया है एज अ टूल ऑफ वॉर जो कि रूल्स ऑफ वॉर के सख्त खिलाफ वर्जी है। इसी मद में उन्होंने ये वारंट जारी किया है। ये वारंट इस वक्त 3 लोगों के लिए जारी किया गया है। योआव गलांट जो कि इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, बेंजामिन नेतन्याहू जो इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और बैक होम भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि अंदर अपने जो पावर के कोर्ट्स हैं वो चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को किसी हद तक अकाउंटेबल ठहराया जाए। और इसके अलावा मोहम्मद डाइफ के ख़िलाफ़ ये वारंट जारी किया गया है जो ऑलरेडी एक हमास के फाइटर हैं जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं इस सारी गहमा गहमी में। मज़ीद आपको बताते चलें कि फ़ादी अब्दुल्ला ने UN न्यूज़ से बात करते हुए ये भी कहा कि ये प्रोसीडिंग्स इस वक्त की गई हैं जब तमाम शवाहिद जो है गैदर किए जा चुके हैं और जो ICC के अंदर जो है कोर्ट में जजेस बैठे हैं वो सबका मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू की इंडाइटमेंट जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और इनफैक्ट पूरे दुनिया में जो भी ममालिक हैं जो ICC के सिग्नेटरी हैं उनको इन्हें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ हम मज़ीद इजाफा करें, जब उनको सज़ाएँ हो जाएंगी तो मुजरिमान के पास राइट टू अपील होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में ही, जिसमें जो 5 जजेस का पैनल बैठेगा जिसमें 3 जज ट्रायल से पहले के होंगे और जो बाकी जो 3 जजेस हैं वो अदर ट्रायल जजेस होंगे। तो अब नाज़रीन यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो वारंट्स हैं इनकी क्या अहमियत है और ये कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेसिकली सवाल है वो उसका जवाब यही है कि ये कोर्ट, ये जो अदालत है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बनी क्यों थी। तो नाज़रीन ये 2002 में इस अदालत का क़याम किया गया और इसका जो मकसद था वो पहली मुस्तकिल शुदा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थी जो दुनिया भर में होने वाले जराइम और इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर जो है इसका मैंडेट है कि वो इस पर ट्रायल करे और जो भी मुलविस हैं उनको सज़ाएँ सुनाए। और नाज़रीन ये जो वारंट्स हैं ये एक मैसेज भेजते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती वो होनी चाहिए और बेसिकली जस्टिस होना चाहिए, चाहे जो मुल्ज़िमान या मुजरिमान वो कितने ही ताकतवर हों। और नाज़रीन वायलेंस और जो रिवेंज और जो बेसिकली ये जो जारियत है इसका हल यही है कि जो इसमें मुलविस हैं उनको सज़ाएँ सुनाई जाएँ। तो उसका प्लेटफॉर्म ये ICC है। इसमें मज़ीद हम आपको आगे बताते चलें कि जो ममालिक इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तस्लीम करते हैं उनके लिए इसके वारंट पर ज़रूरी है क्योंकि वो उसके सिग्नेटरीज़ हैं। और नाज़रीन ये आपको मज़ीद बताएं कि इस कोर्ट की अपनी कोई पुलिस नहीं होती कि जो कि इनके वारंट्स पे अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो बेसिकली इसके जो मेंबर्स हैं, जो ममालिक इस कोर्ट को तस्लीम करते हैं, ये उन पर मुनहसर है कि वो योआव गैलेंट या नेतन्याहू, बिल्कुल 124 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बेसिकली
जो उन पे चार्जेस हैं वो उन ममालिक पे कि उन्होंने इन ऑर्डर्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाना है। एंड एसेंशियली इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि वो अगर किसी भी तरीके से इन ममालिक में अगर नेतन्याहू और योव गलांट आ जाते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है इन लोगों को अरेस्ट करके नेदरलैंड्स में एक फैसिलिटी में जमा कराना जहाँ पे द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्ट इन द हेग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि डेवलपमेंट थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन रिएक्शंस बिल्कुल रिसेंट हैं और कंसिस्टेंटली आए जा रहे हैं। सबसे सीवियर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिंडसे ग्राहम का, जो सेनेटर हैं यूएस सेनेट में, और उनका कहना था कि अगर उनके दोस्त कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इस वारंट की पासदारी करेंगे और वो नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे तो अमेरिका उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएगा। और ये एक बहुत ही संगीन बयान है, एक रिपब्लिकन सेनेटर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट रिपब्लिकन कंट्रोल है। इट्स अ रेड वॉश एसेंशियली। तो जो रिपब्लिकन्स कहेंगे अब वही होगा। और अगर इनका कहना है कि इसको एज अ वारंट नहीं देख रहे ये, और ये देख रहे हैं कि इनके तमाम एलाइज को अब आईसीसी और अमेरिका के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी, तो ये काफ़ी सीरियस बयान है। मतलब बिल्कुल इट इज़ क्वाइट सेल्फ डिफाइनिंग कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, खैर लिंडसे ग्राहम इवन तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का तो पार्ट नहीं है, दूरियाँ हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं आपस में वो यही है कि उनका जो ज़ायनिस्ट एजेंडा है वो उससे किसी तौर पे पीछे नहीं हटना चाहते। दैट्स वेरी ट्रू। और यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि असल में ये जो कॉन्स्टेंटली यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं दे आर वेरी वेरीड, और उसमें हर कोई शख्स, हर कोई मुल्क इस तरह का नहीं है कि जिन्होंने कहा हो कि हम फुली पासदारी करेंगे। इनफैक्ट जर्मनी की तरफ से शुरू में रिफ्यूज़ल आया था आईसीसी वारंट के हवाले से, लेकिन अब उनकी तरफ से ऐसा भी बयान आया है कि उनकी हुकूमत इस वक्त वारंट और उसकी डिटेल्स को देख रही है, उसकी स्क्रूटनी कर रही है, और एक फ़ाइनल स्टेटमेंट उनकी जो है वो काफ़ी कुछ अरसे बाद आएगी। उन्होंने जर्मनी को बाकायदा स्लैम किया कि वो किस तरह सिग्नेटरी होते हुए रिफ्यूज़ कर सकते हैं वारंट पे अमल दरामद कराना। और नाज़रीन, इस जुमेरात, पिछले हफ्ते जुमेरात वाले दिन जो है ये वारंट्स जारी किए गए, और ये बेसिकली 6 माह के बाद ये वारंट्स जारी किए हैं, जब करीम खान जो चीफ़ प्रोसिक्यूटर थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उन्होंने जब ये केस फाइल किया, एप्लीकेशन फ़ाइल की, और बेसिकली उस वक्त उन्होंने जो फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात हुई हमास और इजराइल के ख़िलाफ़, और फिर भी हमने देखा था कि यूएस और यूके सबकी तरफ से कॉन्डेमनेशन आई थी कि आईसीसी कैसे इस तरह का फैसला कर सकता है कि भाई इजराइल तो खुद अटैक हो रहा है हमास से। बट आई थिंक कि आईसीसी ने काफ़ी बहादुरी का डिसीजन लिया है, स्पेशली ये साउथ अफ्रीका ने जब अपनी तरफ से एक पूरी कैंपेन लॉन्च की और फॉर्मली एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर जस्टिस को परसू किया इजराइल के अगेंस्ट। तो एक बड़ी तारीख साज हेयरिंग्स हुई थी, पूरी दुनिया ने उनकी नज़र देखी थी। और आपने जर्मनी की बात की कि उन्होंने जर्मनी डिस्पाइट बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ द आईसीसी, उन्होंने इनिशियल रिफ्यूज़ल किया। अब भी वो उनकी जो ना बयान में जो है बदबयानती, उन्होंने कहा कि जो उनके बेसिकली स्पोक्स पर्सन है स्टेफन हेबिट-स्ट्राइट, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि ही फाइंड्स इट वेरी हार्ड कि वो इस जर्मनी में ये मुमकिन हो सके। और ये काफ़ी डैमिंग बयान है। मतलब आप कैसे पब्लिकली कह सकते हैं कि हमारी तो कोई इंटेंशन ही नहीं है ना आईसीसी के वारंट को जो है फॉलो करने की। यहाँ पे ये भी नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन बोरेल का कहना है कि इस तरह के तमाम बयानात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की एक होलिस्टिक स्टांस की अक्कासी नहीं करते। जहाँ भी नीदरलैंड से लेके हंगरी से लेके जो भी यूरोपियन कंट्री में बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो उसकी एक जिम्मेदारी है, और ये इन्होंने रोम स्टैट्यूट के तहत एक्सेप्ट की हुई है। उसके बावजूद जर्मनी इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। और अब हंगरी ने तो नेतन्याहू को बेसिकली इनवाइट भी कर लिया इजराइल को, और जो हंगरी के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने, जिन्होंने पुतिन के भी बेसिकली अरेस्ट को उन्होंने जब वारंट्स उन्होंने कहा नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने इनफैक्ट इस वर्डिक्ट को ब्रेजन और सिनिकल करार दिया है। इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि इजराइल मुलविस रहा है, हज़ारों बेगुनाह, चाहे लबनान में 3600 लोगों की शहादत हो चुकी है इजराइल की वजह से, ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, 43,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उसके बावजूद दुनिया, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो अपनी हिपोक्रेसी से बिल्कुल दूर नहीं जा रहा, और वो अभी तक इजराइल को विक्टिम अनफॉर्चुनेटली समझ रहा है। बिल्कुल। इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गुएडो क्रोसेटो ने भी फ्राइडे को कहा है कि आईसीसी का डिसीजन भले गलत हो, लेकिन लीडर्स ऑफ, क्योंकि उन्होंने एक क्रिमिनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को और नेतन्याहू को सेम वारंट इशू किया, लेकिन इसके बावजूद फिर भी यूरोपियन यूनियन को उसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। नॉर्वे के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी ने भी कोई नॉन कमिटल सा वेग सा स्टेटमेंट इशू किया है,
जिसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा। लेकिन फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन क्रिस्टोफ लेमॉइन ने थर्सडे को ही कहा कि आईसीसी के स्टैट्यूट्स के हिसाब से हमें चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आईसीसी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और बड़ा इदारा है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यूरोपियन यूनियन का काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस के एतबार से इन्हिसार है इस इदारे पे। तो अचानक से आप ये नहीं कह सकते कि अब इन दिस वन केस हम इस इदारे को नहीं सुनना चाहते और हम इनकी बात नहीं मानेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने तो कहा है कि वो क्योंकि कनाडा फाउंडिंग मेंबर भी आईसीसी का, तो उन्होंने कहा है कि कनाडा विल स्टैंड अप फॉर इंटरनेशनल लॉ। क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि ट्रूडो से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अंधा एतमाद इजराइल के ऊपर, जो उनका ट्रेंड रहा है अभी तक। तो एक तरह से ये काफ़ी इंकरेजिंग। लेकिन फिर वहीं उसी जानिब कायर स्टारमर के जो स्पोक्स पर्सन का बयान आया कि उनको बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के क्राइम्स नहीं नज़र आ रहे। उनको इस बात पे एतराज़ है कि किस तरह हमास और बेंजामिन नेतन्याहू को एक ही जगह पे वेन कर दिया। आई थिंक ये तो एक फॉल्स इक्विवेलेंस है जो कैरेक्टरिस्टिक है वेस्ट की, उसके प्रोपेगेंडा की, और जिस तरीके की वॉर मशीनरी इस वक्त दुनिया में डेवलप हो रही है टू सपोर्ट इजराइल एंड टू बेसिकली स्टॉम्प ऑल ओवर पैलेस्टाइन। तो हम ये देख रहे हैं कि फिर भी आई थिंक इट्स स्टिल एन इनकरेजिंग डेवलपमेंट कि ये वारंट इशू हो गया है और कई ममालिक एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट किया। तुर्की ने भी इसको वेलकम किया और कहा है कि ये साउथ अफ्रीका ने भी इसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक विदाउट देम दिस वाज इट वुड हैव नेवर हैपेंड कि यहाँ तक भी बात आई। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको अपडेट किया कि इस वक्त आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट है उसके क्या रिएक्शंस आए हैं दुनिया भर से और कितना ज़्यादा चांसेस हैं एक्चुअली ऑफ नेतन्याहू गेटिंग अरेस्टेड। लेकिन अब हम बात करेंगे जुमेरात को आई इंडिया से मैसिव डेवलपमेंट में, जहां उनके बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी अमेरिका में भारी रकम में रिश्वत देते पकड़े गए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या है। आजकल मामला कुछ ऐसा है कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों को कोर्ट ले जाया जा रहा है और जिनमें से एक है गौतम अडानी, जो इस वक्त दुनिया के 22nd रिचेस्ट पर्सन हैं और इंडिया के 2nd रिचेस्ट हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि गौतम अडानी और इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही गहरी और लॉन्ग रीचिंग रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से ये केस और मज़ीद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 13 से ज़्यादा पोर्ट्स और 7 एयरपोर्ट्स, जिसका मतलब है कि जो टोटल सी पोर्ट्स का शेयर है गौतम अडानी का इंडिया में, उनके ऑपरेशंस 30% मार्केट उनकी है। 7 एयरपोर्ट्स मतलब कि 23% एयर पैसेंजर ट्रैफिक वो कंट्रोल करते हैं। और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट सीमेंट बिजनेस जो इस वक्त इंडस्ट्री का 20% है, वो भी ये अडानी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। 62 साल गौतम अडानी इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है और तकरीबन पावर और एनर्जी से रिलेटेड तमाम बड़े जो है वो वेंचर्स को इस वक्त गौतम अडानी का ग्रुप ही लीड कर रहा है। यहाँ आपको बताएं कि इस वक्त वो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी बिल्ड कर रहे हैं, सबसे बड़े इंडिया के स्लम को रीडेवलप भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट की आशीर्वाद की वजह से ही हो रही हैं और उसके बगैर नहीं हो सकती। यहाँ आपको बताते चलें कि इनके बिज़नेस को और इनके एम्पायर को क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दिया गया है इंडिया के कई मुबसरीन की तरफ से। उसके बावजूद इनका और नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है, जो तब से है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, क्योंकि ये दोनों गुजरात एलीट से ताल्लुक रखते हैं, गौतम अडानी एंड नरेंद्र मोदी। एक्चुअली ये केस क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और इनके नेफ्यू सागर अडानी ने मिलकर जिस किस्म का घपला किया है, जो किस्म की उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ ब्राइब्स अरेंज की हैं, वो बहुत ही मैसिव थी। उन्होंने इसमें $750 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग भी इंक्लूडेड है और 21 दिन के अंदर अडानी ग्रुप को फॉर्मली जो फेडरल कोर्ट है न्यूयॉर्क में उसको जवाब भी देना है। यहाँ मज़ीद आपको बताते चलें कि $265 मिलियन की ये ब्राइबरी की स्कीम थी, जिसमें मल्टीपल इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब्स दे के इनका ये एक नेटवर्क था, जिसमें इसके थ्रू वो US इन्वेस्टर से
पैसे एक्यूमुलेट करते और वो इतना बड़े उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि इवेंचुअली $2 बिलियन का इनको फ़ायदा होना था और अगले 20 साल तक इनको ये प्रॉफिट मिलता रहता। लेकिन अब क्योंकि ये सारी जो इसके पीछे रद्द-ए-अमल जो भी प्लान ऑफ एक्शन था उसको प्रूव कर दिया गया है कि ये फ्रॉडुलेंट है और ये ब्राइब्स की बेसिस पे हो रहा है, तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि क्रोनी कैपिटलिज्म इंडिया में स्पेशली अंबानी और अडानी ग्रुप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ये आती रही थी, वेयर इट इज़ वो कहा जाता है कि जो भी इनका कंपेटिटर आता है ये क्रोनी कैपिटलिज्म के ज़रिए उसको बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं। एंड ब्राइब्स की यही एक रीज़न होती है टू एक्चुअली वाइप आउट द कॉम्पिटिशन एंड रेगुलेशन आप पे ताकि कोई ना हो सके। दिखाता है ना कि पावर किस तरीके से क्रिएट होती है सोसाइटी में। Absolutely. इवन पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जब आपस में साथ मिलके बैठते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कलूजन बिहाइंड इट। Absolutely. देयर इज अ लॉट ऑफ डील्स बिहाइंड इट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सी इंडिया की अगर आप मीशत देख लें, पाकिस्तान की मीशत देख लें, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है कि गरीब गरीब उत्तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल है। अगर आप बताएं इसका, आई एम श्योर जो अडानी ग्रुप पे कोई इम्पैक्ट तो आया होगा, तो व्हाट आर द नंबर्स? काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट आया है। इनफैक्ट एक साल के अंदर ये सिंगल डे में सबसे बड़ा इनको शेयर होल्डर्स का लॉस हुआ है। और यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त 23% अदानी एंटरप्राइज के शेयर्स जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं और $27 बिलियन का इनको मार्केट वैल्यू का नुकसान हुआ है, विच इज़ ह्यूज। इसके साथ साथ एक $600 मिलियन की बॉन्ड्स की डील थी, वो भी इनकी फॉल थ्रू हो गई है, जो नहीं गो थ्रू कर पाई बिकॉज ऑफ दिस केस। यहाँ ये भी आपको बताना ज़रूरी है नाज़रीन कि इस पूरे केस की वजह से अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस, इन तमाम कंपनीज़ को 7 से 19% शेयर्स की ड्रॉप का सामना करना पड़ा है, विच इज़ अ ह्यूज ड्रॉप फॉर दिस कंपनी। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त इसलिए क्योंकि पिछले ही साल इसी तरह का एक सिमिलर केस भी हुआ था अदानी ग्रुप के ख़िलाफ़। और वो जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, उन्होंने अक्यूज़ किया था कि अदानी ग्रुप जो है वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है और स्टॉक्स की मैनिपुलेशन कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया के टॉप कोर्ट ने भी उसके बावजूद अदानी ग्रुप को के फेवर में रूल किया। तो हमें नज़र आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी काफ़ी मुश्किल है। एंड क्रोनी कैपिटलिज्म होती है इस वजह से कि कंपटीशन को ख़त्म किया जाए और रेगुलेशन को बेसिकली अपने हक में लेके जाया जाए। और यही इंडिया में लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी, राहुल गांधी की तरफ से भी सीरियस बयान आया है कि ये नरेंद्र मोदी का जो नेक्सस है इनके साथ, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बट दिस इज़ क्वाइट अ बिग लॉट। नाज़रीन, जितना ये बड़ा स्कैंडल है, ये यकीनन इस सवाल से मज़ीद भी अपडेट्स आएंगे और हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तो आप आई थिंक मईशत से जुड़ी एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, विच इज़ द फाइनल स्टोरी ऑफ टुडेज शो। नाज़रीन, बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। और जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं तो लगता है कि बिटकॉइन को तो जैसे पर लग गए हों। जुमे को जो नाज़रीन मार्केट की क्लोजिंग हुई है, बिटकॉइन तकरीबन $1 लाख का जो बेंचमार्क था उसके सिर्फ वहाँ से $200 दूर रह गया है। और जब जुमे को मार्केट क्लोज हुई तो बिटकॉइन बेसिकली अपने तारीख के हाईएस्ट उस पर क्लोज हुआ। $99,800 की उसने सतह को टच किया और अब यही है ऑब्वियसली यहाँ से वो 1 लाख की जो एक बेंचमार्क है उसको सतह को बिल्कुल अबूर कर जाएगा। और नाज़रीन, अगर सिर्फ ईयर 1 साल के इसका इंक्रीज़ देखें तो जो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो दुगनी से भी ज़्यादा होगी और 130% का इसमें इजाफा आया है 1 साल में। और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं 5 नवंबर का इंतखाब, उसके बाद से बिटकॉइन की जो वैल्यू है उसके अंदर 45% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 1 महीना भी नहीं हुआ अभी डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीते हुए और 45% से ज़ायद वैल्यू सिर्फ इन 3 हफ्तों में, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में ये बढ़ गई। और हमने आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आगाह किया था जब बिटकॉइन $82,000 की सतह को टच किया था। अभी उसको चंद ही दिन हुए हैं और अब देखते ही देखते 1 लाख के करीब पहुँच गया है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं बिटकॉइन बहुत ज़्यादा स्पर कर रहा है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा प्रो क्रिप्टो स्टैंस है। और बेसिकली हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जो प्रो बिटकॉइन और प्रो क्रिप्टो लोग हैं वो अब जो है कांग्रेस पे आ रहे हैं। इस वजह से बिटकॉइन की वैल्यूएशन मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। एंड जो नाज़रीन सबसे जो बड़ी बात है, जो बेसिकली फरवरी के महीने से आज तक तकरीबन ये 3रा कंसेक्यूटिव वीक है जब बिटकॉइन की वैल्यू 3rd कंसेक्यूटिव वीक में 10% बढ़ी है। और इसकी एक और बड़ी बुनियादी वजह है
कि जो बेसिकली रेगुलेटरी जो एक निज़ाम था जो कि बिटकॉइन पे काफ़ी जो शिकंजा था वो सख्त था जो बाइडन की प्रेसिडेंसी में, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप जो बेसिकली SEC जो वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है जो बेसिकली जिसका काम होता है रेगुलेट करना या देखना तमाम इन मामलात को, गैरी जेंसलर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो जनवरी में बेसिकली रिज़ाइन करने लगे हैं, और बेसिकली अब इससे यही आता है कि जो अगले SEC के चेयर होंगे वो मोस्ट लाइकली डोनाल्ड ट्रंप ही चुनेंगे, और इसकी वजह से जो क्रिप्टो का जो बेसिकली जो रेगुलेशन का निज़ाम होगा उसमें आसानी आएंगी, और उसकी वजह से और ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा, तो मुस्बत रुझान जारी रहेगा। इसकी एक और जो बड़ी वजह जेंसलर का हमने जो है जिक्र किया, तो जेंसलर का जो पूरा टेन्योर था वो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइनबेस, क्रैकन और बाइनेंस के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात उसमें हो, उसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी नीचे की तरफ है, और बिटकॉइन की बड़ी हे वायर डाउनवर्ड्स मूवमेंट सी, मतलब रातों रात तबाह हो गई थी इसकी वैल्यूएशन में। तो अब ऑब्वियसली एक तो US के जो ETFs हैं बिटकॉइन के वो भी अप्रूव हो गए इस साल से पहले, तो नाज़रीन सिर्फ उसकी अप्रूवल की वजह से तकरीबन $4 अरब की उसके अंदर इन्फ्लोज ज़्यादा आए हैं। तो ये जो पूरा एक बेसिकली अगर आप देखें जो पूरा माहौल है और जो पूरा एक इन्वायरमेंट है वो बहुत प्रो क्रिप्टो इन्वायरमेंट बन गया है, जो कि बेसिकली 16 साल बिटकॉइन की जब क्रिप्टो करेंसी 16 साल पहले एग्जिस्टेंस में आई थी, उसके बाद फाइनली जाके अब ये एक मेन स्ट्रीम करेंसी बनती जा रही है। बल्कि शो से पहले मैं और अरीबा मुझे कही थी कि मैंने बचपन में कहा था कि हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं। वैसे अगर उस वक्त करती हैं तो आप भी गौतम अडानी के करीब पहुंच चुकी होती हैं। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन। बिटकॉइन की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि जस्टिन सन जो इस वक्त ट्रॉन एक बहुत ही बड़ी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी है उसके फाउंडर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक बहुत बड़ी मॉडर्न आर्ट इंस्टॉलेशन ख़रीद रहे हैं। वो इंस्टॉलेशन क्या है? वो बेसिकली एक केला है जो टेप से चिपका हुआ है दीवार पे, और वो $6.2 मिलियन की इंस्टॉलेशन है जो वो ख़रीदेंगे, और उनका कहना है कि वो ख़रीदने के बाद वो उस केले को खा जाएंगे। तो ये आपको दिखाता है कि इस वक्त जो क्रिप्टो बिलियनर्स हैं या वो लोग हैं जो क्रिप्टो में सही टाइम पर उन्होंने फ़ैसला कर लिया इन्वेस्ट करने का, वो इस वक्त इतने ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं कि पैसा उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल, लेकिन जहां बिटकॉइन माहिरीन के मुताबिक जो काफ़ी बुलिश है मार्केट जो है और जो उसके कंडीशंस हैं वो उसके आगे की तरफ ही नाज़रीन रुझान नज़र आता है, लेकिन वहीं माहिरीन डिवाइडेड भी हैं। जैसे मैं बयान पढ़ा था, AMP सिडनी के इकोनॉमिस्ट हैं शेन ओलिवियर, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन का अगर आप पूरी तारीख देखें तो उसमें वोलेटिलिटी रही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है या बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। और जो हमने जैसे बात की इरैशनल एक्सूबरेंस, तो ये बेसिकली वही है कि कभी भी मार्केट के लिए इतने एबनॉर्मल रिएक्शंस, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे, वो अच्छे नहीं होते। तो वैल्यूएशन चैलेंजेस आ सकते हैं बिटकॉइन को अगर हम तारीख को मद्देनज़र देखें। तो अगर हम जनरली इसको समराइज़ को डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनको काफ़ी प्रो क्रिप्टो कहा जा रहा है और बिटकॉइन अब 1 लाख के बेंचमार्क को हिट कर ही जाएगा यकीनन, तो जनरली एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है। बट ऑब्वियसली बट द वन थिंग वी नो टू बी सर्टेन अबाउट बिटकॉइन इज़ दैट नथिंग इज़ और जो एक चीज़ है जो सबको पता है बिटकॉइन के बारे में वो यही है कि वो हमेशा वॉलेटाइल रहता है। और ये भी उसी की एक एग्जाम्पल है। तो दुनिया में कॉन्स्टेंटली कोशिशें जारी हैं उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराने की जो क्राइम्स करते हैं बहुत ही नेशनल और इंटरनेशनल स्केल के ऊपर, भले वो वाइट कॉलर क्राइम्स हों जो गौतम अडानी ने किए या भले वो वॉर क्राइम्स हो जो नेतन्याहू ने किए। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जस्टिस नहीं है, एक डेफिसिट है जस्टिस के अंदर, एक डेफिसिट है अकाउंटेबिलिटी के अंदर, और एक डेफिसिट है इस बात को समझने के लिए कि जो लोग को पावर मिल गई है उनको वो कोई गॉड गिफ्टेड पावर नहीं मिली। ये पावर छीनी भी जा सकती है क्योंकि लोगों की पावर या डेमोक्रेटिक पावर एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होती है। बिल्कुल, और नाज़रीन हमें इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।